आज का अपना स्पेशल सेशन है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि राजस्थान से जो भी कंपटीशन एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें सभी में आपके वो प्रश्न आते हैं। चाहे आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम ले लीजिए, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है वो सभी एग्जाम्स में आती है, तो उससे संबंधित प्रश्न है। आज की मैराथन टाइप क्लास होगी आपके, और पूरा पार्टिसिपेट कीजिए क्लास में ताकि हम लोगों को भी लगे कि आप कितना एक्टिव है इसमें। स्टार्ट करते हैं क्लास। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जो 2024-25 की जो लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा है उसके जो क्वेश्चन है उससे संबंधित ये क्लास रहेगी पूरी। पहला प्रश्न है, राजस्थान में किसानों द्वारा गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित क्वेश्चन है कि किसानों द्वारा गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2017 में कब शुरू की गई थी? 2017 में ये योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना शुरू की गई थी? किससे? किसानों में के द्वारा गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन। किससे संबंधित है? बीजों के गुणवत्तापूर्ण मतलब अच्छे बीजों के उत्पादन से संबंधित योजना है। किससे संबंधित है? बीजों के उत्पादन से संबंधित की अच्छी क्वालिटी के बीज उत्पादित किए जाए ताकि जिससे फसल की पैदावार है वो बढ़ सके। तो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बीजों से संबंधित है। तो कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जो है वो राजस्थान में किसानों के गुणवत्तापूर्ण बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज उत्पादन से है। 2024-25 में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जो है वो राजस्थान में किसान 2024-25 में वर्तमान मूल्यों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA, दो चीज होती है, एक GSDP होती है और एक GSVA होती है। तो जो सकल राज्य मूल्य वर्धित, जो श्रृंखला जो चलती है किसी प्रोडक्शन को करने के लिए रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक, जो जो उसमें एडिशनल ऐड होता जाता है उस एडिशनल एडिशन को ही केवल ऐड करते हुए जो मूल्य ज्ञात किया जाता है उसको मूल्य वर्धित कहते हैं। कि जो पहले वाले से अब तक के में कन्वर्जन में जो मूल्य में वृद्धि हुई है, जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करने या कोई भी प्रोसेस करने के कारण उसमें जो लागत जोड़ी गई केवल उसी लागत को जोड़ते हुए उसका मूल्य निकालते हैं, तो GSV में आता है। किसमें आता है? GSV में आता है। तो 2024-25 में वर्तमान मूल्यों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित GSV में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान क्या था? एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसका कंट्रीब्यूशन कितना था? एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो उसमें कितना था? एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो कितना था? एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन GSV में जो था वो आता था 26.92। कितना था? 26.92 जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल कंट्रीब्यूशन 2024-25 में GSV में था। किसमें? ये सकल राज्य मूल्य वर्धित में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह दुनिया का पहला ऐसा अधिनियम है जो गारंटीड 100 डेज का रोजगार आपको प्रोवाइड करवाता है। कितना है? 100 डेज का रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है। कौन सी योजना है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा का प्राथमिक या जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, प्राथमिक उद्देश्य उसका क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
तो मनरेगा का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने का है। क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार मुहैया करवाने का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य उसका है ग्रामीण बुनियादी ढांचे का इंफ्रास्ट्रक्चर में या डेवलपमेंट करना, ग्रामीण क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, लेकिन मेन जो उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्र को रोजगार उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है, राजस्थान में समग्र शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? समग्र शिक्षा कार्यक्रम जो संचालित है उसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो जो समग्र शिक्षा कार्यक्रम है उसका मेन जो उद्देश्य है वो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना तथा सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करने के लिए। कि एक तो अच्छी शिक्षा मिले, उसके साथ साथ में अच्छी शिक्षा के साथ साथ में क्या करना है कि उसमें सामाजिक और जो लैंगिक असमानता है, ऊंच नीच का भेदभाव और जो महिला पुरुष का जो भेदभाव है उसको कम करना, ऊंच नीच और महिला भेदभाव को कम करने के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और साथ साथ में उनके बीच में जो जेंडर डिफरेंस और जो सामाजिक भेदभाव जो किया जाता है कि ये नीची जाति है ऊंची जाति, उस भेदभाव को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्थान के स्कूलों में छात्रों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम कौन सी संस्था की सहायता से संचालित किया जाता है? जो स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम संचालित किया जाता है वो कौन सी एजेंसी के द्वारा हेल्प किया जाता है, वो स्पॉन्सर किया जाता है? कौन सी एजेंसी से वो स्पॉन्सर किया जाता है? तो वो है आपकी यूनिसेफ के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। राजस्थान में स्कूलों के अंतर्गत छात्रों के स्वास्थ्य से संबंधित और स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक कितनी मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए? ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। कितनी मेगावाट क्षमता की जो कैपेसिटी है उससे संबंधित है। कितनी मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है? कितनी मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है दिसंबर 2024 तक? कितने तक? दिसंबर 2024 तक कितनी मेगावाट कैपेसिटी है? क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। 2024 तक कितनी कैपेसिटी जो है वो बिजली की कैपेसिटी है वो थी राजस्थान में? आंसर कीजिए आप लोग भी। दिसंबर 2024 तक कितनी कैपेसिटी थी वो स्टेब्लिश की गई है? तो 26,325 मेगावाट कैपेसिटी है वो राजस्थान में बिजली की थी दिसंबर 2024 तक। मार्च 2024 तक राजस्थान में कुल सड़क मार्ग की लंबाई कितनी थी? तो सड़क है उसकी टोटल लंबाई कितनी थी राजस्थान में? कब तक? मार्च 24 तक। मार्च 2024 तक टोटल सड़कों की लंबाई राजस्थान में कितनी थी? टोटल लंबाई है वो राजस्थान में मार्च 2024 तक सड़कों की कितनी थी? 3,17,121 किलोमीटर टोटल है वो सड़कों की लंबाई मार्च 2024 तक थी। कब तक के हैं आंकड़े आपके? मार्च 2024 तक। सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है? जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है? जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। पहली चीज है राज्य से संबंधित है तो किसी स्टेट के अंदर, घरेलू मीन्स की उसकी घरेलू सीमा के अंदर। अगर कोई एक स्टेट है ये, जैसे इसको राजस्थान मानते हैं अपन, ये राजस्थान है, इसकी सीमा के अंतर्गत ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है, इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत एक वर्ष के अंदर, अब तक एक वर्ष में सभी निवासियों द्वारा मीन्स कि जो इस बाउंड्री के अंदर जो कोई भी रह रहा है उसके द्वारा सभी निवासियों एक पर्टिकुलर वर्ष के अंतर्गत
जो इस बाउंड्री के अंतर्गत रह रहा है उन सभी निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं, अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य, जिसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं डिसाइड किया गया है, उसको अपन जीएसडीपी में शामिल नहीं कर सकते। कि एक पर्टिकुलर किसी स्टेट या देश या राज्य की सीमा के अंतर्गत, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत, उसके अंतर्गत निवासित सभी निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं सेवाओं के मूल्य को क्या बोलते हैं अपन? जीएसडीपी। क्योंकि ये राज्य वर्ड जहां पे आता है वहां पे उस पर्टिकुलर राज्य की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत ही चीजें शामिल होती है। गुड इवनिंग। जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत आता है वो ही उसमें शामिल होता है, दूसरी चीजें इसमें शामिल नहीं होगी। तो पर्टिकुलर एक राज्य की सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी निवासियों उत्पादित अंतिम वस्तुओं को क्यों लिया जाता है? क्योंकि अगर जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स जो है वो किसी न किसी वस्तु को बनाने में हेल्पिंग करते हैं, इसलिए उनको पहले से दूसरे जगह कहीं ना कहीं उसको काउंट किया जाता है। डबल काउंटिंग ना हो इसके लिए जो आखिरी वस्तु है, क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल अगर आप पकड़ते हो तो अगर ब्रेड कोई बनाई जाती है, अब ब्रेड को बनाने के लिए पहले आप आटा काम में लोगे, तो आटा जो है वो इंटरमीडिएटरी वस्तु होगी। आपको इसमें ब्रेड को शामिल करना, आटे के मूल्य को शामिल नहीं करना है, क्योंकि आटा को अगर डायरेक्ट आटे के तौर पे यूज कर रहे हो तो वो आपका खाने के काम में ले रहे हो तो वो आपका अंतिम वस्तु होगी। बट अगर उसको दूसरे बिस्किट या ब्रेड बनाने के अगर अंतर्गत आप काम में ले रहे हो तो वो अंतिम वस्तु की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। वो अंतिम वस्तु की श्रेणी में न मानकर मध्यवर्ती या इंटरमीडिएटरी जो वस्तुएं प्रोडक्ट होते हैं उसमें काउंट होगा, क्योंकि इसी आटे में कुछ न कुछ जोड़ के और फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगी ब्रेड। तो आपको किसको लेना है? ब्रेड को इसमें शामिल करना अंतिम वस्तु में। आटे को शामिल नहीं करना है, किसको शामिल करना है? ब्रेड को। अंतिम वस्तुओं को लेने का कारण यह है कि किसी भी वस्तु का मूल्य दो बार ऐड ना हो जाए, इसलिए अपन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य काम में लेते हैं। किसका लेते हैं? अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को इसमें ऐड करते हैं। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद मीन्स कि किसी राज्य की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को अपन सकल राज्य घरेलू उत्पाद या जीएसडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएसडीपी या सकल राज्य घरेलू उत्पाद या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है? अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। क्या होता है? अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य। हमेशा याद रखना किसी भी प्रोडक्शन का इसमें आपके कौन कौन सी चीजें ऐड होती है जीएसडीपी में? 3 सेक्टर होते हैं। 3 कौन कौन से सेक्टर होते हैं? जीएसडीपी के 3 सेक्टर होते हैं, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है आपका कृषि, दूसरा आपका क्या होगा? उद्योग, और तीसरा होगा आपका सेवा क्षेत्र। इसको आपके बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, और ये होगा आपका तृतीय क्षेत्र। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का अगर उसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है तो वो आपकी, अगर उसमें मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है तो वो आपके क्या होगा? जीएसडीपी में शामिल नहीं होगी। किसमें? जीएसडीपी में शामिल नहीं होगी। अगर किसी भी वस्तु का अगर मूल्य निर्धारित है तो ही वो मूल्य पर ही जीएसडीपी में शामिल होगी। अगर औद्योगिक क्षेत्र है उसका भी, और सेवा क्षेत्र में विशेष करके डिफरेंस आता है। अगर किसी के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए कोई सेवा प्रदान की गई जिसके बदले में कोई मूल्य नहीं लिया गया, एग्जांपल फॉर अगर किसी के द्वारा ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, अगर वो ट्यूशन पढ़ाकर उससे पैसा ले रहा है सामने वाले से, तो उसको अपन किस में शामिल करेंगे? सेवा क्षेत्र में, वो जीएसडीपी में शामिल। बट अगर वो बिना किसी मेहनताने के, बिना किसी वैल्यू के, या अपने बच्चे को अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसको अपन सेवा क्षेत्र में नहीं मान सकते, क्योंकि उसका कोई भी मूल्य निर्धारित नहीं है। क्या हुआ है? मूल्य निर्धारित नहीं किया गया, मूल्य निर्धारित नहीं है, तो उसको आप इसमें जीएसडीपी के कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। तो जो वस्तु मूल्य निर्धारित मौद्रिक मूल्य उसका फिक्स है, उसी को अपन उसमें शामिल करेंगे। तो अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को अपन शामिल करेंगे। 2 चीजें ध्यान रखना, एक तो अंतिम वस्तु और एक मौद्रिक मूल्य उसका होना चाहिए।
गैर मौद्रिक अगर है तो उसको अपन शामिल नहीं करेंगे। केवल सेवाएं नहीं, सभी क्षेत्र शामिल होते हैं इसमें। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, औद्योगिक प्रोडक्ट्स और सेवा सेक्टर, तीनों सेक्टर्स को मिलाकर आपका टोटल जीएसडीपी बनता है। तीनों सेक्टर्स को मिलाकर टोटल जीएसडीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2024-25 में राजस्थान का स्तर मूल्य पर जीएसडीपी क्या था। 24-25 में किसके ऊपर पूछा। अब दो तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, एक आपका रहेगा स्तर मूल्य पर, स्तर मूल्य पर, और दूसरा रहेगा आपका प्रचलित कीमत पर। प्रचलित कीमत या प्रचलित मार्केट प्राइस पे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रचलित कीमत पे किसी भी का कैलकुलेशन, जीएसडीपी या जीडीपी का कैलकुलेशन करने का मतलब है कि वर्तमान में जो किसी वस्तु की प्राइस जो मार्केट में चल रही है उसका बाजार मूल्य जो टोटल होगा, बाजार मूल्य का योग होगा। क्या होगा? बाजार मूल्य का योग। जो करंट मार्केट प्राइस जो किसी भी प्रोडक्ट की है, अगर एक देश के अंतर्गत टोटल जो प्रोडक्शन जो हुआ है उसको बाजार में जो उसकी प्राइस चल रही है क्वांटिटी से उसको काउंट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी जो प्राइस है उससे, वो आपका जो टोटल योग आएगा वो क्या आएगा आपका प्रचलित कीमत पर जीएसडीपी, या अगर सेंट्रल का निकाल रहे हो तो जीडीपी। बट स्तर मूल्य पे उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस किया जाता है। स्तर मूल्य पे कुछ ना कुछ उस पे चेंज किया जाता है। क्या चेंज होता है? उसमें महंगाई का, इन्फ्लेशन का समायोजन होता है। किस तरीके से होता है कि स्तर मूल्य पे जो कीमत निकाली, एक पर्टिकुलर ईयर को एक आधार वर्ष माना जाता है, जो अभी क्या है 2011 के प्राइस को 100 मानकर उसके वेटेज के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है करंट प्राइस का, जिसकी वैल्यू हमेशा प्रचलित मूल्य से कम आती है। एक्चुअल स्थिति को इंडिकेट करने के लिए, एक्चुअल स्थिति को बताने के लिए जो है वो इसके ऊपर कार्य किया जाता है, इसलिए इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो 2011 के आधार वर्ष को 100 मानकर उसके आधार पे करंट प्राइस का जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है। किसका? वर्तमान मूल्य का कैलकुलेशन किया जाता है आधार मूल्य के आधार पे। तो आधार वर्ष के आधार पे वर्तमान मूल्य का जो है वो गणना की जाती है, जिसको अपन बोलते हैं कि स्तर मूल्य पर उसका कैलकुलेशन या उसकी गणना की गई। तो स्तर मूल्य पर जो 2024-25 का जो जीएसडीपी था वो कितना था? आप लोग आंसर भी कीजिए। तो आधार वर्ष स्तर मूल्य पर या आधार वर्ष पर जो था वो 9.06 लाख करोड़ जो है वो जीएसडीपी 2024-25 में राजस्थान की थी। कब? 2024-25 में। राजस्थान की जीडीपी का प्रतिशत भारत की जीडीपी के मुकाबले प्रचलित मूल्य पर कितना है? ये यहाँ पे कौन सा वर्ड है आपका? प्रचलित मूल्य। यहाँ पे जीएसडीपी और जीडीपी कैलकुलेशन जो रहेगा, जीडीपी या जीएसडीपी, जीएसडीपी होगा राज्य से संबंधित और केंद्र से संबंधित जो होगा वो होगा वहां पे जीडीपी, क्योंकि वहां पे स्टेट का नहीं होकर पूरा सेंट्रल का होगा तो उसको जीडीपी। अदरवाइज अगर स्टेट के मुकाबले अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसमें आएगा जीएसडीपी। अब राजस्थान की जो जीडीपी है, जो जीएसडीपी है, वो केंद्र के मुकाबले कितने पर, केंद्र की जो जीडीपी का कितना प्रतिशत थी, कितना प्रतिशत थी 2024-25 में? कब? 2024-25 में। किस पे? प्रचलित पे, मतलब बाजार प्राइस कीमतों पर। इस पर बाजार कीमतों पर वर्तमान में जो कीमत चल रही है उस कीमत के आधार पर बाजार कीमतों पर कितने प्रतिशत थी, क्योंकि दोनों का हमेशा प्रचलित और स्तर कीमतों का है हमेशा डिफरेंस आता है। दोनों क्या आता है? हमेशा उनमें अंतर आता है। और अंतर का कारण क्या है कि प्रचलित कीमतों में महंगाई ऐड होती है, स्तर कीमतों पे जब कैलकुलेशन किया जाता है तो उसको महंगाई का पोर्शन, जो इन्फ्लेशन का पोर्शन है, उसको कम कर दिया जाता है या उसको लेस किया जाता है। एक तरह से एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है स्तर कीमतों का कैलकुलेशन। तो राजस्थान की जीडीपी जो है वो भारत की जीडीपी के मुकाबले 2024-25 में कितना प्रतिशत थी? तो राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी की 5.26% थी। कितनी थी? 5.26% जो है राजस्थान की जीडीपी 2024-25 में इंडियन जीडीपी के मुकाबले थी।
राजस्थान का सकल राज्य मूल्य वर्धन 2024-25 में स्तर मूल्य किस पे पूछा है? स्तर मूल्यों का, और उसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12। क्या है? 2011-12 के आधार पर उसका कैलकुलेशन किया जाता है। किसका? स्तर मूल्य की गणना। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन, इसमें मूल्यवर्धन पूछा है। दो चीज होती है, जीएसवी और एक होगा आपका जीएसडीपी। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। इसमें टोटल मौद्रिक मूल्य की गणना की जाती है, इसमें वैल्यू एडिशन जो किया जाता है केवल उसी को काउंट किया जाता है। वैल्यू एडिशन और टोटल काउंटिंग में हमेशा कम रहेगी, इसकी वैल्यू है वो हमेशा कम रहेगी। तो इसकी वैल्यू कितनी थी 2024-25 में? 2024-25 में इसकी 8.22 लाख करोड़ थी। कितनी थी? 8.22 लाख करोड़ थी। और जीएसडीपी की वैल्यू कितनी थी? 06 लाख करोड़ थी। ये डिफरेंस रहता है इसमें वैल्यू एडिशन का हटाने के बाद में, कि किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए आप जो उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड कर रहे हो, अपना जो योगदान ऐड कर रहे हो, केवल उसी को काउंट करना आपको। एक होता है कि टोटल उसके मूल्य को काउंट करना। तो हमेशा इसीलिए इसमें जीएसटीवी और जीएसडीपी में, जीएसपीए में और जीएसडीपी में हमेशा डिफरेंस या अंतर आएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में राजस्थान का सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्य जीएसवी में योगदान कितना था? किसमें? जीएसवी में पूछा है। किसका? सेवा क्षेत्र का। वर्तमान में जीडीपी में चाहे सेंट्रल की हो या केंद्र की हो, सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है वो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। और रोजगार जहां पे आता है, रोजगार में योगदान कौन से क्षेत्र का है? सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का, सबसे ज्यादा योगदान किसमें? जीएसडीपी या जीएसवी में। दोनों में सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान। और रोजगार में सबसे ज्यादा योगदान, रोजगार में योगदान किसका है? रोजगार में योगदान कौन से क्षेत्र का है? कृषि क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। किसमें? रोजगार में। और जीएसटीपी या जीएसवी में सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है? आपके सेवा क्षेत्र का योगदान है वो सबसे ज्यादा है। तो 2024-25 में आपका सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था? 2024-25 में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन जीएसवी में कितना था? कितना था आपके जीएसवी में? 45.92%, 45.92% था वो सेवा क्षेत्र का जीएसवी में 2024-25 में कंट्रीब्यूशन था। वर्ष 2024-25 में राजस्थान का प्रचलित मूल्यों पर, किस पे पूछा है? प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्या थी? पीसीआई, पर चैप्टा इनकम। पर चैप्टा इनकम या प्रति व्यक्ति आय किस पे पूछी है? प्रचलित कीमतों पर, करंट मार्केट प्राइस के आधार पे। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? कब? 2024-25 में। 2024-25 में राजस्थान की प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की 2024-25 में? तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो आपके 1,85,053 रुपए प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में। 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पे 1,85,053 रुपए है। वर्ष 2024-25 में राजस्थान की स्तर कीमतों पर, किसके आधार पे? स्तर कीमतों के आधार पर, जिसका आधार वर्ष आप याद रखना 11-12 के आधार वर्ष पर प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय स्तर कीमतों के पर कितनी है 2024-25 में? किस पे? 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय स्तर कीमतों पर कितनी? तो स्तर कीमतों पर 5638 रुपए प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में। किस पे? आधार वर्ष पे, या इसको आधार वर्ष भी बोलते हैं, स्तर कीमतों पर। आधार वर्ष या स्तर कीमतों के ऊपर
प्रति व्यक्ति आय आपकी 96,638 थी। कितनी थी? 38। वर्ष 2024-25 में राजस्थान की स्तर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर, जो ग्रोथ रेट जो है, जो बढ़ने की दर है, पिछले साल के मुकाबले इस साल जो बढ़ने की दर है, वृद्धि दर है, वो कितनी है? किसके आधार पे पूछा है? फिर वहीं पे स्तर कीमतों के आधार। किसके आधार पे? स्तर कीमतों। ये डिफरेंस हमेशा याद रखना, प्रचलित कीमतों पे और स्तर कीमतों पे डिफरेंस रहेगा। प्रचलित कीमतों पे और स्तर कीमतों पे हमेशा डिफरेंस रहेगा, तो उसका हमेशा ध्यान में रखना आपको। तो कितनी थी? 6.88% थी। किसके आधार पे? स्तर कीमतों के आधार पे। स्तर कीमतों पर ये अंतर जो है स्तर और प्रचलित कीमतों का, वो हमेशा ध्यान में रखना। नेक्स्ट, वर्ष 2024-25 में राजस्थान की प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर क्या थी? किसके ऊपर पूछा है? प्रचलित कीमतों पे, करंट मार्केट प्राइस के आधार पे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर या ग्रोथ रेट, या पिछले साल के मुकाबले इस साल कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, उस बढ़ोतरी को प्रतिशत के रूप में कितना हुआ था, प्रतिशत के रूप में ग्रोथ कितनी हुई थी, वो चीज पूछी है। तो कितनी थी? 11.04%। कितनी थी? 11.04% जो है वो आपके 2024-25 में प्रचलित कीमतों पे। किस पे? प्रचलित कीमतों पर। और आपकी स्तर कीमतों पे कितनी थी? 6.88। और प्रचलित कीमतों पे कितनी है? 11.4% जो है वो वृद्धि दर थी। और ये थी आपकी स्तर कीमतों पर। नेक्स्ट, भारत की स्तर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में कितनी? ये किसकी पूछी है? केंद्र की पूछी है। टोटल ऑल ओवर इंडिया की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी थी? कब? 2024-25 में। 2024-25 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी थी? तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है 2024-25 में 1,12,358 थी। कितनी थी? 1,12,358 प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में। किस पर? स्तर कीमतों पर। किसके आधार पर पूछा है? स्तर कीमतों के आधार पर। भारत की प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में कितनी? किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों पे या करंट मार्केट प्राइस के आधार पे। करंट मार्केट प्राइस या प्रचलित कीमतों के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो भारत की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पे 2,01,62 रुपए थी। 2,01,62 प्रति व्यक्ति 24-25 में। एनएसडीपी, एनएसडीपी कैसे ज्ञात किया जाता है? पहले आपने कैलकुलेशन किया जीएसडीपी। जीएसडीपी क्या था? राज्य की घरेलू सीमा। राज्य की घरेलू सीमा, राज्य की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। घरेलू सीमा और अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, यह होता है आपका जीएसटी। अब जीएसटीपी से एनएसटीपी मींस की आपका ये क्या था? ग्रॉस यानी सकल। सकल है। अब इस सकल से आपको किस पे जाना है? सकल को कन्वर्ट करना आपको शुद्ध पे या नेट पे। शुद्ध या नेट आपको निकालना है। अब किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए उसमें जो मशीनरी लगती है, उस मशीनरी में कुछ न कुछ वैल्यू में कमी आती है, घिस आउट होती है, उसमें टूट फूट होती है, उसका समय निकलने के अनुसार उसकी कीमतों में कमी आती है। किसी भी वस्तु को इस्तेमाल करने से उसमें
जो वैल्यू डिडक्शन जो होता है, कीमतों में जो कमी आती है या उसके टूट फूट होती है, उसमें जो भी घिस आउट होती है, उसको माइनस अगर अपन कर दे टोटल वैल्यू में से, उसको माइनस करते हैं तो वो आती है आपकी शुद्ध वैल्यू। कि किसी वस्तु को बनाने के लिए निर्माण की गई मशीनरी के अगर टूट फूट या रखरखाव या उसके कारण उसमें वैल्यू में जो कमी आई उसको माइनस करने के बाद में जो प्राइस या वैल्यू बचेगी वो आपकी होगी शुद्ध। तो अब इसमें से क्या घटाएंगे, जीएसडीपी में से स्थायी पूंजी उपभोग, जो उसको स्थायी पूंजी या कैपिटल या मशीनरी को जो इस्तेमाल किया गया है, उस मशीनरी की उपयोग करने के कारण उसकी वैल्यू में जो कमी आई है, जो उसमें टूट फूट हुई है, उसको अगर आप माइनस करते हो तो आपका जीएसडीपी से एनएसडीपी कैलकुलेटेड होगा। जीएसडीपी कैलकुलेटेड होगा किससे, जीएसडीपी से एनएसडीपी। कि सकल से घरेलू में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो जो भी सकल प्रोडक्शन करने के लिए जो आपने मशीनरी काम में ली है, उस मशीनरी में जो भी घिस आउट या टूट फूट या उसकी वैल्यू में जो कमी हुई है उसको माइनस कर दीजिए, आपकी सकल से शुद्ध में गणना हो जाएगी। तो जीएसडीपी में से स्थायी पूंजी उपभोग जो किया है उसको घटाकर आप उसमें से एनएसडीपी ज्ञात कर सकते हैं। इसका आंसर हुआ आपका जीएसडीपी में से स्थायी पूंजी उपभोग को घटाकर। 2024-25 में प्रचलित मूल्यों पर, किस पे, प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी। ग्रोथ रेट जो है, बढ़ने की जो दर है वो 2024-25 में पिछले वर्ष के मुकाबले कितनी ज्यादा थी, प्रतिशत के आधार पर। जब उसको प्रतिशत में अगर परिवर्तित करके देखा जाता है तो वृद्धि दर होगी, अगर टोटल वैल्यू के आधार पर देखें तो केवल वृद्धि कहलाएगी, ग्रोथ कहलाएगी। ग्रोथ रेट जब कैलकुलेशन करनी है तो उसी वृद्धि को आप परसेंटेज में पिछले ईयर के मुकाबले कन्वर्ट कर दीजिए, वो आपकी टोटल वैल्यू जो रेट होगी, दर होगी, वो ज्ञात होगी। तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल 24-25 में आपकी टोटल वृद्धि दर है वो कितनी थी, तो आपकी 12.23% की दर से प्रचलित कीमतों पर आपकी जो है वो जीएसडीपी की ग्रोथ रेट थी, वृद्धि दर थी जीएसडीपी की 2024-25 में प्रचलित मूल्यों पर, किसके आधार पे, करंट प्राइस के आधार पे थी। 2024-25 में स्तर मूल्य पर राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी, किस पे पूछा है, स्तर कीमतों पे। पहला किस पे पूछा था आपका, प्रचलित कीमतों। प्रचलित कीमतों पे कितना था, 12.23%, 12.23%। अब पूछ रहा है कि आपके स्तर मूल्य पे या आधार वर्ष के आधार पे या 2011-12 की जो गणना आधार वर्ष के आधार पे की जा रही थी उसके आधार पे आपकी वैल्यू या वृद्धि दर क्या थी। तो स्तर कीमतों के आधार पे 8.03% थी, किस पे, स्तर कीमतों पर। और आपकी प्रचलित कीमतों पे वृद्धि दर क्या थी, 12.23%। प्रचलित कीमतों पर 12.23% और स्तर कीमतों पे 8.03%। नेक्स्ट आपका सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल किस आधार पर मापा जाता है। जो सकल स्थायी पूंजी निर्माण जो किया जाता है, फ्रैक्शन किया जाता है, वो किस आधार पे मापा जाता है कि आपका जो टोटल स्थायी पूंजी निर्माण जो हुआ है पर्टिकुलर ईयर के लिए वो कितना हुआ है, किस आधार पे उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो वो जो कुछ भी आपने उत्पादनकर्ता द्वारा सर्जित परिसंपत्तियां, जो इस साल में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से टोटल जो आपने इन्वेस्टमेंट उसमें से जो निस्तारित या जिन परिसंपत्तियों या मशीनरी या कैपिटल को हटा दिया गया है, मार्केट में बेच दिया या चलन से बाहर कर दिया गया है, उनको माइनस करने के बाद में जो वैल्यू बचेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। कि पर्टिकुलर वर्ष में एक वर्ष की अवधि रहेगी, कितनी रहेगी, एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत कुल परिसंपत्तियों मीन्स की जो कुछ आपके पास में पहले से था और जो कुछ इसमें इस साल में आपने एडिशन किया, जो कुछ उसमें
ऐड किया, जोड़ा जो इस साल में, और जो पिछले साल आपके पास में था उनका टोटल करके उसमें से जो इस साल आपने या तो उसमें से आपके प्रोडक्शन में से हटा दी हो या मान लो बेच के नहीं ले लिए, तो जो कुछ उसमें से हटाया आपने उस मूल्य को माइनस कर दीजिए। सपोज कीजिए कि आपके पास में 100 रुपए की टोटल आपके पास में कैपिटल थी, उसमें आपने इस साल नहीं जोड़ दी 20 रुपए की, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई 120 रुपए की। बट इसमें से आपने नहीं ली, उसकी जगह पे पुरानी मशीनरी को हटाया था, उसको 2 रुपए में आपने बेचा, तो आपकी 118 रुपए की कुल सकल स्थायी पूंजी निर्माण होगा। अब सकल स्थायी टोटल पूंजी निर्माण में से उसको अगर शुद्ध में कन्वर्ट करता है तो उसमें से डेप्रिसिएशन को आपको माइनस करना है। तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण में कि उत्पादनकर्ता द्वारा मतलब जो टोटल सर्जित संपत्ति है उसमें से जो निस्तारित कर दी है आपने उन संपत्तियों को माइनस कर दीजिए, तो आपकी सकल स्थायी पूंजी निर्माण जो है वो पर्टिकुलर वर्ष का आपको ज्ञात हो जाएगा। वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण का अनुमानित मूल्य क्या था? कि जो 2023-24 में जो टोटल सकल स्थायी पूंजी का निर्माण आपने किया है वो टोटल कितना था, कितना आपने टोटल किया? तो 4,48,061 करोड़ रुपए का सकल स्थायी पूंजी निर्माण आपने 2023-24 में किया है। ये किसके आधार पे? राजस्थान के आधार पे, राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान में 2023-24 में टोटल जो है सकल स्थायी पूंजी निर्माण है वो 4,48,061 करोड़ रुपए का आपने टोटल सकल स्थायी पूंजी का निर्माण किया। राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक किस आधार वर्ष पर आधारित है? कि इसका आधार वर्ष जो है वो कौन सा? थोक मूल्य सूचकांक का। एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, एक थोक मूल्य सूचकांक होता है, दोनों का अलग अलग होगा। थोक मूल्य सूचकांक में जो आपकी थोक प्राइस होती है, होलसेल प्राइस होता है, उसका इंडेक्स इसमें कैलकुलेटेड किया जाता है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो आप डायरेक्ट मार्केट में इंडिविजुअली जो खरीदारी करते हैं दुकान पे जाके उसके मूल्य के आधार पे उसका इंडेक्स की गणना की जाती है। तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? थोक मूल्य का आधार राजस्थान में आधार वर्ष जो है 1999-2000 जो है वो इसका आधार वर्ष है। नेक्स्ट, थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है? जो आपका थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो निकाला जाता है उसमें टोटल वस्तुएं कितनी है? इसमें 3 तरह की वस्तुएं शामिल की जाती है। एक आपकी होगी प्राथमिक वस्तुएं, दूसरी होगी आपकी विनिर्मित वस्तुएं, और तीसरी आपकी जो होती है वो होती है आपकी ईंधन और शक्ति, और ये आपकी बिजली वगैरह इनसे रिलेटेड शक्ति, ईंधन शक्ति वगैरह से रिलेटेड होती है। इसमें 3 तरह की वस्तुओं को शामिल किया जाता है। अब इसमें प्राथमिक, विनिर्मित और ईंधन की कितनी कितनी वस्तुएं शामिल है? इसमें आपकी 75, 69 और ये आपकी 10 वस्तुएं शामिल है। इन टोटल वस्तुओं के मूल्य को मिलाकर उसके आधार पर थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना की जाती है। इन तीनों को मिलाकर के उसके आधार पर थोक मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है। टोटल कितनी हुई आपकी? 9 और 5 14, 7 6 13, 1 14 और 1 15, 154 टोटल वस्तुएं। कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है? 150 वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के मापन के लिए तैयार किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वो क्यों तैयार किया जाता है, किसके लिए तैयार किया जाता है? CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो किस लिए तैयार किया जाता है या कौन सी प्रकार की वस्तुओं के लिए तैयार किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक है वो थोक मूल्य या खुदरा वस्तुओं के लिए तैयार किया जाता है, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो खुदरा या रिटेल प्राइस के लिए कैलकुलेटेड किया जाता है। किसके लिए कैलकुलेटेड किया जाता है? रिटेल प्राइस के लिए कैलकुलेटेड किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष कौन सा है? अब होता है औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो महंगाई भत्ते का जो कैलकुलेशन किया जाता है, उनको महंगाई भत्ता जो निर्धारित किया जाता है उसके लिए जो मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है उसका आधार वर्ष कौन सा है? औद्योगिक श्रमिकों के लिए आधार वर्ष कौन सा है?
तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो आधार वर्ष जो राजस्थान का है वर्तमान में वो कौन सा है? 2001 के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है। राजस्थान में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए कितने केंद्र हैं? कितने केंद्रों को शामिल किया गया है? तो टोटल 3 केंद्रों को शामिल किया गया है इसमें। कितने केंद्रों को शामिल किया गया है? 3 केंद्रों को टोटल शामिल किया गया है औद्योगिक मूल्य, राजस्थान के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना के लिए। कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र शामिल है? कृषि सेक्टर जो है आपके इसमें अर्थव्यवस्था में कृषि व कृषि से संबंधित क्षेत्र जो है उसमें कौन कौन से क्षेत्र है जो इसमें शामिल है? तो फसल एवं मत्स्य, पशुधन और वानिकी चारों क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र में शामिल है और चारों क्षेत्र के टोटल को मिलाकर ही कृषि क्षेत्र में के जो जीडीपी है उसकी गणना की जाती है कि चारों क्षेत्र के मूल्य को जोड़ दिया जाता है, जोड़कर उसकी गणना की जाती है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र का 2024-25 में, कब 2024-25 में सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवी में योगदान प्रचलित मूल्य पर कितना था? किसके आधार पर पूछा है? करंट मार्केट प्राइस के आधार पे 2024-25 में जीएसवी में, किसमें पूछा है? जीएसवी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था? किसका? कृषि का योगदान कितना प्रतिशत था? कृषि का योगदान, कृषि का योगदान कितने प्रतिशत था? तो 26.92% जो है 2024 से 25 के आधार पर जीएसवी में एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल कंट्रीब्यूशन था। 2024-25 में कृषि में पशुधन का योगदान कितना परसेंट? अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो कृषि क्षेत्र है उसके भी अलग अलग सब पार्ट्स है। इसमें कौन कौन सा होगा? एक तो होगा आपका फसल, दूसरा कौन सा होगा? पशुधन, तीसरा कौन सा होगा आपका? वानिकी, जो बागवानी वगैरह जो होती है उसका कंट्रीब्यूशन भी इसमें रहता है, जिसको इकोनॉमी की भाषा में आप वानिकी बोल सकते हो, बागवानी या वानिकी। और चौथा आपका जो है वो मत्स्य, मछली पालन। ये 4 सेक्टर, इन चारों सेक्टर के टोटल कंट्रीब्यूशन से आपके कृषि क्षेत्र है उसका टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काउंट किया जाता है इन चारों सेक्टर को जोड़कर। तो आपका पशुधन का योगदान 2024-25 में कितने प्रतिशत था? किसका पूछा है? इसने पूछा है पशुधन का। पशुधन का योगदान 2024-25 में कितना था? और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत सब सेक्टर के तौर पे सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है वो आपका किसका रहेगा? पशुधन का ही सबसे ज्यादा योगदान रहता है, क्योंकि अपने यहाँ पे फसल इतनी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि वर्षा की अनियमितता के कारण, बारिश समय पर नहीं होने, कभी ज्यादा या कभी कम होने, अकाल या सूखे की स्थिति होने के कारण फसलें हर साल कम ज्यादा होती रहती है। इसलिए अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होता है वो किसका होता है? पशुधन का योगदान सबसे ज्यादा होता है। पशुधन का जो योगदान है आपका कितना है? 46.77% जो है वो कंट्रीब्यूशन है। फसल का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका है 46.17%। और वानिकी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 6.56% है और मत्स्य का 0.51% है, क्योंकि आपने यहाँ पे पानी की कमी होने के कारण मछली पालन का उद्योग ना के बराबर चलता है। क्या है? ना के बराबर अपने यहाँ पे मछली पालन उद्योग है वो चलता है, कारण कि अपने यहाँ पे बारिश की कमी है, पानी के जो स्टोरेज है वो कम है अपने पास में। कृषि जनगणना 2024-25 के अनुसार महिला प्रचलित जोत धारक कितने थे? जो महिलाओं के नाम पे जो जमीन थी वो कितने लोगों के, कितनी महिलाओं के नाम पे? महिला प्रचलित जोत धारक मीन्स कि जो जोड़ने योग्य, बोलने योग्य जो भूमि है उसमें से कितनी ऐसी भूमि थी, कितने लोगों के ऐसे नाम थे जो महिलाओं के नाम पे थी। तो महिलाओं के नाम पे टोटल जोत है वो कितनी थी? तो 7.75 लाख जो जोत है वो महिलाओं के नाम पे थी, महिला प्रचलित जोत धारक थी
7.75 लाख एज पर कैलकुलेशन ऑफ 2015-16 2015-16 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट, कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी थी? अब इसमें क्या पूछा है, कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी थी? टोटल जोतों की संख्या पूछी है। पहला क्वेश्चन पूछा था कि महिला जोतों की संख्या कितनी थी, और अब पूछा है कि कुल जोतों की संख्या कितनी थी। कीजिए, आंसर कीजिए, आप लोग अच्छा दे रहे हैं आंसर, सही भी है आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर, कुल प्रचलित जोतों की संख्या 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार कितनी थी? 76.60 लाख। कितनी थी? 76.60 लाख थी टोटल भूमि जोतों की संख्या 2015-16 की जनगणना के अनुसार। दो 2024-25 के अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन कितना होने की संभावना है? किसके आधार पे? 2024-25 के अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हो सकता है? बिल्कुल सही आपका समझिए आंसर। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन का अग्रिम अनुमान 2024-25 के लिए कितना है? तो कुल खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 के अग्रिम अनुमान के अनुसार 267.67 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान निर्धारित है कि टोटल इतना खाद्यान्न उत्पादन राजस्थान में 2024-25 में होने की संभावना है। बिल्कुल 267.67 है सर। राजस्थान बाजरा और सरसों के उत्पादन में किस स्थान पर है? सरसों और बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा उत्पादन स्थान है? तो अपने यहाँ पे बाजरा और सरसों में जो सबसे ज्यादा, बाजरा, सरसों और राई, ये तीनों ही उत्पादन में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पे है। किस पे है? प्रथम स्थान पे, तीनों के ही प्रोडक्शन में। राजस्थान के जलवायु क्षेत्र आइए में खरीफ की मुख्य फसल कौन सी? खरीफ की फसल कौन सी मुख्य फसल है? खरीफ की फसल जो वर्षा पे आधारित होती है, जो मानसून के समय में आपके जून जुलाई मान सकते हो, जून ले लो, जून टू अक्टूबर तक ले सकते हो, सितंबर अक्टूबर तक। और रबी की फसल जो आपकी होगी वो सर्दियों के टाइम में होगी, नवंबर स्टार्टिंग मान सकते हो, नवंबर टू मार्च अप्रैल मान सकते हो। तो खरीफ की मुख्य फसल कौन सी है जो वर्षा पर आधारित रहती है? सबसे ज्यादा अनिश्चितता पैदावार की खरीफ की फसल में ही होती है। तो खरीफ की मुख्य फसल कौन सी है? खरीफ की मुख्य फसल जो है वो है ए क्षेत्र की जो है, जो पश्चिमी क्षेत्र जो है उसकी मुख्य फसल जो है आपकी बाजरा जो है वो मुख्य फसल है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे बाजरा बोया जाता है और सबसे ज्यादा अच्छी पैदावार इसी है क्योंकि इसमें कम वर्षा की या कम पानी की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का उद्देश्य क्या है? जो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जो संचालित की जा रही है 2017 से, उसका मेन उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से इस योजना को संचालित किया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जो है वो अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है 2017 से। 2017 से मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जो है वो चल रही है, अच्छी गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना का संचालित किया जा रहा है। सूक्ष्म पोषक तत्व मिनी किट किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान पर दिया जाता है? सब्सिडी जो है मिनी किट जो किसानों को दिया जाता है सूक्ष्म पोषक तत्वों का, उसमें कितने % सब्सिडी के आधार पे उनको दिया जाता है? तो जो मिनी किट जो राजस्थान में पोषक तत्वों का जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो कितने % अनुदान पे दिया जाता है? वो आपको दिया जाता है 50% सब्सिडी के आधार पे। कितने पे? 50% सब्सिडी के आधार पे आपको वितरित किए जाते हैं।
नेक्स्ट, तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु छोटे सीमांत किसानों को इकाई लागत का कितना प्रतिशत अनुदान मिलता है? कि फसलों की जो आवारा पशु है उनसे सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना के तहत उनको कितने प्रतिशत अनुदान जो है वो दिया जाता है? कितने प्रतिशत योगदान जो है वो तारबंदी के लिए किसानों को दिया जाता है? जो अनुदान जो उनको दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? 50% अनुदान दिया जाता है और उसकी मैक्सिमम सीमा है वो 40,000 रुपए। अभी इसको बढ़ाकर 60% और 48,000 करने की संभावना में भी पॉसिबल है। परंपरागत कृषि विकास योजना किस प्रकार की खेती को प्रोत्साहित की जाती है? परंपरागत कृषि विकास योजना जो है वो किस प्रकार की खेती को प्रोत्साहित या आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए है योजना? किस प्रकार की खेती के लिए? तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए परंपरागत कृषि योजना जो है वो आपके शुरू की गई है कि आप जो जैविक खेती है उसको कम से कम उसमें रसायनों का या ना नील रसायनों का यूज, जीरो रसायनों का यूज करते हुए आपको खेती करनी है। जैविक आधार पे, परंपरागत जो स्रोत है उसके आधार पे आपको करनी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों पर कृषकों को कितना प्रीमियम लिया जाता है? देखिए, खरीफ तीनों फसलों पे अलग अलग प्रीमियम लिया जाता है, खरीफ, रबी और बागवानी। सबसे कम प्रीमियम रबी पे लिया जाता है क्योंकि वो सिंचित फसल है जिसको सिंचाई के साधनों के आधार पे लिया जाता है। खरीफ की फसल पे थोड़ा एक्स्ट्रा लिया जाता है क्योंकि वो वर्षा की अनियमितता के कारण या अनिश्चितता के कारण उस पर रिस्क ज्यादा होती है, क्योंकि प्रीमियम का कैलकुलेशन जो किया जाता है इंश्योरेंस में वो उसकी रिस्क के आधार पे किया जाता है। किसके आधार पे किया जाता है? जो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होती है उस रिस्क के आधार पे उसका प्रीमियम का कैलकुलेशन किया जाता है। तो खरीफ की फसल के ऊपर आपके कितना है? 2% प्रीमियम लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 2% लिया जाता है। बागवानी पे आपके 5% प्रीमियम लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 5% प्रीमियम आपके बागवानी की फसलों पर लिया जाता है। और रबी की फसल पे जो प्रीमियम लिया जाता है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों पर कृषकों से कितना प्रीमियम लिया जाता है? कितना प्रतिशत प्रीमियम लिया जाता है? खरीफ पे आपके कितना था? 2% खरीफ पे। रबी पे कितना लिया जाता है? 1.5% जो प्रीमियम है वो रबी पर, और बागवानी पे 5%। जितना रिस्क ज्यादा रहेगा उतना प्रीमियम ज्यादा रहेगा। खरीफ और रबी पे कम इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो कृषकों को राहत देने के लिए हिसाब से लिया जाता है, लेकिन रबी पे खरीफ से भी कम लिया जाता है क्योंकि उसमें सिंचाई के साधनों के द्वारा सिंचाई करने के कारण उसमें फसल खराब होने की रिस्क है वो कम है कंपैरिजन टू खरीफ। खरीफ के कंपैरिजन में उसकी रिस्क कम है खराब होने की, इसलिए उस पर प्रीमियम कम लिया जाता है। राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? बागवानी मिशन है वो कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? 31 जिलों में संचालित किया जा रहा है। अभी इसमें संख्याओं में चेंज भी हो सकता है क्योंकि नए डिस्ट्रिक्ट भी आपके बहुत सारे बन गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुपात क्या है? जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो चल रही है उसमें जो टोटल एक्सपेंसेस जो हो रहा है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन केंद्र का रहेगा और कितना कंट्रीब्यूशन है वो राज्य सरकार का रहेगा? कृषि सिंचाई योजना, जो सूक्ष्म कृषि सिंचाई योजना जो चल रही है उसमें केंद्र और राज्य का अनुपात कितना रहेगा? तो केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 60-40 के आधार पे वो है योजना संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत अधिकतम कितनी एचपी क्षमता तक के सौर ऊर्जा पंप हेतु अनुदान दिया जाता है? जो कुसुम योजना के तहत किसानों को जो है ऊर्जा पंपों पे कितने कैपेसिटी का है लगाने के लिए जो है वो सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है। तो जो 7.5 एचपी का 7.5 एचपी के तक के लिए केंद्र सरकार के द्वारा उसमें आपको कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए सब्सिडी आपको प्रदान की जाती है। किसान कलेवा योजना कब शुरू की गई थी? 2014 में।
किसान कलेवा योजना जो है वो 2014 में शुरू की गई थी और उसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से किसान कलेवा योजना जो है वो शुरू की गई थी, किस उद्देश्य से किसान कलेवा योजना जो है वो शुरू की गई थी। बिल्कुल सही है, 7.5% जो है के 7.5 HP के आपके सोलर पंप के स्टेब्लिशमेंट के लिए सरकार के द्वारा आपको अनुदान या सब्सिडी दी जाती है। अभी सोलर वाला कोई भी आप अगर लगाते हो तो इन पे सब पे सब्सिडी है। घर पे भी अगर आप सोलर लगाते हो तो उसके लिए भी सब्सिडी आपको गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। किसान कलेवा योजना 2014 का उद्देश्य क्या था, आंसर कीजिए आप लोग। बिल्कुल सही है, मंडी में उपज बेचने वाले किसानों को अनुदानित दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए, उनको सस्ती दर पर कलेवा खिलाने के लिए, किसके लिए, सस्ती दर पे या कम रेट पे या अनुदानित रेट पे उनको भोजन कराने के लिए, जो मंडी में अनाज लेकर आते हैं समय पर उनका अनाज नहीं बिक पाता है, इसलिए किस योजना के तहत ई नाम के माध्यम से उपज बेचने वाले किसानों को कूपन दिए जाते हैं। ई नाम योजना क्या है, ई नाम योजना जो है वो आपको ऑनलाइन मंडी पोर्टल पे रजिस्टर करके ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने कृषि जो प्रोडक्ट्स है उनको बेचने के लिए, कि आप मंडियों के, इसमें बहुत सारी मंडियां जो है वो रजिस्टर्ड है, उन मंडियों में आप ऑनलाइन माध्यम से अपने अनाज को बेच सकते हो, फिर वो बताए एड्रेस पे आपको डिलीवरी करनी है, आपकी प्राइस उसी समय आपकी निर्धारित हो जाएगी। इनाम योजना जो है वो कृषि जो है फसलें जो है कृषि उत्पाद जो है उनको डिजिटल माध्यम से बेचने के लिए, डिजिटल माध्यम से बेचने के लिए या उनके मार्केटिंग के लिए इनाम योजना शुरू की गई है, और उसमें बेचने के लिए किसानों को कूपन दिए जाते हैं ताकि वो उसके लिए प्रोत्साहित हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले सके या जुड़ सके। उसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, कृषक उपहार योजना शुरू की गई है, जिसमें उनको कूपन दिए जाते हैं और उस कूपन में कुछ न कुछ उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो उसमें जुड़ सके, उस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा के उसका बेनिफिट्स ले सके। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति किस वर्ष से प्रारंभ की? कृषि प्रोसेसिंग, बिजनेस एंड एक्सपोर्ट, इन तीनों को मिलाकर एक कृषि प्रसंस्करण, व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति प्रारंभ की गई थी ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो आपका है उसको बढ़ाया जा सके, एग्रीकल्चर सेक्टर को है और ज्यादा उसकी एक तरह से व्यवसायिक प्रक्रिया में उसको शामिल किया जाए, निर्यात में ज्यादा से ज्यादा उसका योगदान हो सके, उसके लिए प्रसंस्करण, व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति शुरू की गई थी। वो कब शुरू की गई थी? जो कृषि के प्रसंस्करण, व्यवसाय और निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से जो नीति शुरू की गई थी वो कब शुरू की गई थी? तो ये 2019 में शुरू की गई थी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। राजस्थान में देश के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत उपलब्ध है? अब जो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो समस्या है वो जल की ही है, क्योंकि 50% से ज्यादा एरिया जो अपना है, अप्रोक्सीमेटली 60+ ही अपना एरिया वो रेगिस्तान में आता है, जहाँ पे पानी की कमी, वर्षा की अनियमितताएं या अनिश्चितता के कारण दिनों दिन वो समस्या बढ़ती जा रही है। तो टोटल देश का कितना प्रतिशत अपने पास में? टोटल देश का लगभग 10.41% है वो भू क्षेत्र है। टोटल जो देश का भू क्षेत्र है उसका अपने पास में 10.41% है, बट अपने पास में जो पानी की जो है वो कितना प्रतिशत है? ओनली 1.16%। इसीलिए फसलें कम होती है, कारण कि अपने पास में भू क्षेत्र इतना है लेकिन पानी इतना ही अपने पास है टोटल देश के सतही जल का टोटल। परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? परवन वृहद बहुउद्देशीय योजना जो मल्टीपल जो सिंचाई परियोजना जो है वो किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो परवन परियोजना जो है वो परवन नदी पे ही निर्माणाधीन है। नेक्स्ट, नवनेरा बांध किस परियोजना का हिस्सा है?
नवनेरा जो बांध जो बनाया जा रहा है वो कौन सी परियोजना जो है उसका पार्ट है या हिस्सा है या सब पार्ट है? तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो है उसका हिस्सा है। पूर्वी नहर परियोजना जो कैनल जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका हिस्सा है। काले तीर लिफ्ट परियोजना से किस जिले को मुख्य रूप से पेयजल मिलेगा? जो काले तीर लिफ्ट योजना है उससे सबसे ज्यादा जो है वो पेयजल या मेन इंपोर्टेंट जो है वो किस जिले को इससे आपको सिंचाई जो पेयजल है वो मिलेगा? वो आपको धौलपुर जिले को काले तीर लिफ्ट परियोजना से पेयजल मिलेगा। काले तीर लिफ्ट परियोजना जो है वो किसके? धौलपुर जिले के पेयजल के लिए शुरू की गई है। माही परियोजना के किस क्षेत्र के लिए विकास के लिए अपर हाई लेवल केनाल? माही परियोजना जो चल रही है उसके अंतर्गत अपर हाई लेवल केनाल परियोजना चलाई जा रही है। वो किस जिले के लिए चलाई जा रही है? किस क्षेत्र के विकास के लिए वो योजना है वो चलाई जा रही है? माही परियोजना के अंतर्गत अपर हाई लेवल केनाल परियोजना जो है वो किस क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही है? तो अब माही परियोजना के अंतर्गत अपर हाई लेवल केनाल परियोजना जो है वो बांसवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही है। किसके लिए? बांसवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? अर्थव्यवस्था के टोटल 3 क्षेत्र आपको बताए थे। कौन कौन से 3 क्षेत्र? कृषि, उद्योग और तीसरा आपका सेवा क्षेत्र। अब राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? बिल्कुल सही। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो आज भी कृषि पर आधारित है। केंद्र की जो अर्थव्यवस्था है उसमें लगभग 15 से 16% योगदान जो है कृषि क्षेत्र का। अपने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 27% योगदान जो है वो कृषि क्षेत्र का। सबसे ज्यादा रोजगार भी कृषि क्षेत्र से उपलब्ध है, इसलिए अपनी अर्थव्यवस्था जो है वो आज भी किस पर आधारित है? कृषि क्षेत्र पर। राजस्थान में तेजी से आर्थिक विकास के लिए किसे अपना गया कि आर्थिक विकास है वो बहुत तेजी से हो? क्योंकि आर्थिक विकास कब माना जाता है? जब आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का कम होकर औद्योगिक सेक्टर का जब कंट्रीब्यूशन बढ़ने लग जाता है तो वो आर्थिक विकास की गति पर बढ़ने वाला क्षेत्र या स्टेट माना जाता है। तो राजस्थान में आर्थिक विकास के लिए किस तरह का जो है वो प्लानिंग तैयार किया जा रहा है? किस तरह का तरीका अपनाया जा रहा है ताकि आर्थिक विकास वो ज्यादा से ज्यादा हो सके? तो आर्थिक विकास के लिए जो है आर्थिक नियोजन नीति के द्वारा इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो करके आर्थिक नियोजन नीति अपनाकर आर्थिक विकास को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आज भी अपने यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। उसका मुख्य कारण भी है कि अपने पास में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, बुनियादी ढांचा जो चाहिए वो आज भी नहीं के बराबर है। क्योंकि न प्रॉपरली सड़कों का निर्माण है, न बिजली की उपलब्धता है और न ही पानी की उपलब्धता है। और किसी भी इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक जो है वो है आपके सड़क, बिजली और पानी। यही 3 चीजों की परम आवश्यकता होती है किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। इसलिए अपने यहाँ पे आज भी डेवलपमेंट जो औद्योगिक जो डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो चाहिए वो अभी भी कम है। सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, कृषि क्षेत्र का भी योगदान अच्छा है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो कम हो रहा है। कारण कि अपने पास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम है। आज के क्लास के यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड नाइट।